नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम कर रहे हैं +1 क्लास की पहली यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री और ये है हमारी वीडियो नंबर 9। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा वो एटॉमिक वेट एंड मोलिकुलर वेट। तो एक एटम का वेट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट को करने से पहले हम बात करेंगे बेटा एटम एंड मोलिक्यूल्स। तो एटम क्या होते हैं, मोलिक्यूल क्या होते हैं? वैसे तो सभी को पता होता है, लेकिन कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एटम और मोलिक्यूल्स। तो एक एलिमेंट्स के अल्टीमेट पार्टिकल यानी कि एलिमेंट्स के सबसे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम, जिसका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसी प्रकार से एक कंपाउंड के सबसे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? मोलिक्यूल्स। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। तो पहले हम बात करते हैं एटम। इट इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ ए एलिमेंट which may or may not have independent existence। एक एटम के सबसे अल्टीमेट पार्टिकल, सबसे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं, जिसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे हम बात करेंगे बेटा हाइड्रोजन जो है ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। हाइड्रोजन के दो एटम आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल के रूप में। तो इसी प्रकार से ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन जो है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये जो एटम हैं इनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन भी हो सकती है, आयोडीन भी है। ये डाई एटॉमिक फॉर्म में क्या करते हैं बेटा? एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो है हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये ऐसी गैसेज हैं जिनके अकेले एटम का अपना एग्जिस्टेंस हो सकता है। इसके अलावा सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। तो ये इन जो है बाकी और जितनी भी मेटल्स होती हैं उनके अकेले एटम का एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल होता है। तो एटम सीधी सी बात है बेटा, एक एलिमेंट्स के सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास जो है दूसरी टर्म थी मोलिक्यूल। It is the ultimate particle smallest particle of a compound। एक कंपाउंड्स के सबसे छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। विच हैज इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। It is formed by combination of two or more molecules, more atoms, sorry।
दो से अधिक एटम के जुड़ने से क्या बनता है बेटा, मोलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन के एटम जुड़ गए तो ये क्या बन गया, H2। ये तो हमारे पास क्या था, एटम, ये भी क्या है, एटम, और ये क्या बन गया, मोलिक्यूल। तो कहने का मतलब बेटा मोलिक्यूल जो बड़ी यूनिट है, और ये कंपाउंड्स की सबसे छोटी यूनिट का नाम जो है, पार्टिकल का नाम क्या है, मोलिक्यूल्स। और एक एलिमेंट्स के सबसे छोटे पार्टिकल्स का नाम क्या होता है, एटम्स। तो दो या दो से अधिक एटम के जुड़ने से क्या बनता है, मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। अब जो है बात करते हैं कि एटॉमिक वेट, यानी कि एक एटम का जो है मास कैसे निकालें। तो एटम जो है बहुत ही छोटा साइज होता है एटम का, उसको देखना बड़ा मुश्किल काम है। तो अब उसका मास कैसे निकालें, तो मास निकालने के लिए वैसे तो एग्जैक्टली आजकल मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकालते हैं, लेकिन एक एटम के मास को निकालना बड़ा मुश्किल सा काम है। यहाँ पे कंपैरेटिव मास निकालते हैं। मान लीजिए बेटा एक एटम का मास निकालने के लिए सपोज ये हमारे पास एक वेइंग बैलेंस है। पुराने जमाने की वेइंग बैलेंस है। अब हमने मान लीजिए भाई हम दुकान पे क्या करते हैं, आम लेने चले जाते हैं। 1 किलो आम, इधर तो हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड वेट रखते हैं 1 किलोग्राम का, और यहाँ पे हमने आम मैंगो रख दिए। तो इस प्रकार से ये हमारे पास भाई 1 है, 2 है, मान लीजिए भाई 4 आम या 5 आम यहाँ पे चढ़ गए हैं। तो इसका मतलब है 1 किलो में 5 आम आ गए हैं, तो 5 आम का जो वेट है 1 किलोग्राम के बराबर हो गया। तो ऐसे ही हमने एक एटम का मास निकालना है, और एक एटम के मास को निकालने के लिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड का वेट हमने लिया वो क्या था बेटा, कार्बन 12 का एक एटम। स्टैंडर्ड का वेट क्या लिया यहाँ पे, 1 एटम ऑफ कार्बन 12, और उसका मास कितना मान लिया, 12 यूनिट मान लिया। हालांकि कार्बन 12 के एक एटम का मास 12 नहीं होता है, ये अज्यूम कर लिया। अब इस वेइंग बैलेंस में इधर हमने क्या किया, हाइड्रोजन का एक एटम रखा, फिर 2 रख दिए, फिर 3 रख दिए, और इस प्रकार से क्या हुआ कि जब 12 हाइड्रोजन के एटम रख दिए तो ये बराबर बराबर आ गए। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन के तो 12 एटम और कार्बन का एक एटम बराबर मास रखते हैं। तो स्टैंडर्ड का जो वेट हमने लिया, यानी कि बट्टी जो थी वो उसका नाम क्या था भाई, 1 एटम ऑफ ए C12 हुज मास इज टेकन एज 12। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कोई एटम हाइड्रोजन के कार्बन 12 के एक एटम से कितने गुना भारी है या कितने गुना हल्का है, वो क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक वेट। यानी कि इट इज द relative mass of an atom as compared to that of the mass of a one atom of a कार्बन 12। तो कार्बन 12 के एक एटम के कंपैरेटिव कोई एटम कितने गुना भारी है या कितने गुना हल्का है, वो क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक वेट। हाउ मच टाइम an atom is heavier or lighter than one atom of C12 whose mass is taken as 12 unit. How much time an atom is heavier or lighter than one atom of carbon 12? कोई भी एटम कार्बन 12 के एक एटम के तुलनात्मक कितने गुना भारी है या कितने गुना हल्का है, वो क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक वेट। और दूसरी डेफिनेशन, एटॉमिक वेट इट इज द रिलेटिव मास of an atom
with respect to one atom of C12 whose mass is taken as 12. Atomic weight, it is the relative mass of an atom. किसी भी एटम का वो तुलनात्मक मास किसके, वन एटम ऑफ C12 और कार्बन 12 के एक एटम के तुलनात्मक किसी भी एटम का जो मास होता है वो क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास वैसे तो रेशियो है, रिलेटिव है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने एटॉमिक वेट के लिए एक यूनिट मान ली है और उसको बोलते हैं बेटा AMU, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU। फुल फॉर्म है इसकी एटॉमिक मास यूनिट। It is the 1/12 of the mass of one atom of C12। कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा क्या कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट। जनरली जो है हम एटॉमिक मास यूनिट जो है वन एटॉमिक मास यूनिट, वो हमारे पास बेटा जो कार्बन 12 का जो एक एटम है उसके मास का क्या कर देंगे, 12वां हिस्सा, और इसको एक ही मान लेते हैं। तो हाइड्रोजन का जो एक एटम है उसका जो मास आएगा वो AMU। तो कार्बन 12 के एक एटम का मास 12 माना था, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। आजकल AMU को हम एब्रीवेट कर देते हैं और इसको कैसे लिख देते हैं, हम सिर्फ यू का मतलब है यूनिफाइड यूनिट। जैसे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट आया वो था 1.008 U। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का जो एक एटम था उसका आ गया भाई हमारे पास 15.987 U, और अप्रोक्सीमेट इसको 16 U भी लिख देते हैं। तो हाउ मच टाइम एन एटम इज हैवियर और लाइटर देन वन एटम ऑफ ए C12 इज कॉल्ड एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, AMU। और AMU, व्हाट इज AMU? इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ ए C12 हुज मास इज टेकन एज 12। क्लियर है बात? अब जो है इसमें आता है बेटा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, सिंपली कहने को तो हम ये कह देते हैं व्हेन द एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। व्हेन एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम is expressed in grams it is called ग्राम एटॉमिक मास। जैसे फॉर एग्जांपल्स हाइड्रोजन के केस में हमारे पास 1.008 U को हटा करके यदि हम इसको लिख दें 1.008 ग्राम, तो ये क्या आ जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। इसी प्रकार से ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हमारे पास
16 AMU था और इसको हम लिख दें 16 ग्राम, तो 1 ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भाई हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1.08 ग्राम है, नहीं, ये जो मास है हाइड्रोजन के 1 मोल एटम के बराबर है। कहने का मतलब है यहां पे ये जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। कहने का मतलब है ये जो मास है 6.022 गुणा 10 की 23 एटम्स के मास के बराबर होगा। कोई ये कहे कि भाई हाइड्रोजन के एक एटम का मास इतना नहीं है, इतने एटम्स मिलकर के इतने ग्राम के बराबर होंगे। किसी भी एलिमेंट्स का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 1 मोल एटम के बराबर होगा। ये ध्यान रखने की बात है, नहीं तो सिंपली दिमाग में रख देते हैं, बोले यू हटा दिया ग्राम लगा दिया बात बन गई। नहीं, ये लगने का मतलब क्या है कि इतने एटम इतना मास रखते हैं। ऑक्सीजन का यानी कि इतने एटम इतना मास रखेंगे। किसी भी एलिमेंट्स का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो उसके 1 मोल एटम के बराबर होता है। क्लियर हुई बात? आगे मोल कंसेप्ट में ये बात फिर याद आएगी। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, और 1 ग्राम एटम किसके बराबर होता है? 1 मोल, और 1 मोल किसके बराबर होता है बेटा? 6.022 गुणा 10 की 23 एटम के बराबर होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन है हमारे पास मोलेकुलर मास। मोलेकुलर मास डेफिनेशन सेम है। हाउ मच टाइम a molecule is heavier or lighter than 1 atom of C12 whose mass is taken as 12। कहने का मतलब बेटा वही सेम वेइंग बैलेंस है हमारे पास, और वेट जो है स्टैंडर्ड वेट जो माना गया है वो कार्बन 12 का 1 एटम है। और अब इस पलड़े के अंदर जो है यहाँ पे मोलेक्यूल रख दिया, यानी कि पहले हमने हाइड्रोजन रखा था, अब क्या रख दिया? मोलेक्यूल। तो मोलेक्यूल रखे तो 6 मोलेक्यूल्स जब हमने बराबर रख दिए तो ये बराबर बराबर आ गया। इसका मतलब हाइड्रोजन के 6 मोलेक्यूल्स कार्बन के 1 एटम के मास के बराबर हैं। तो इसका मतलब कार्बन 12 का जो 1 एटम है हाइड्रोजन के 1 मोलेक्यूल से 6 गुना ज़्यादा भारी है, या फिर हम कह सकते हैं 1 मोलेक्यूल हाइड्रोजन का वो जो है 6 गुना हल्का है किससे? कार्बन 12 के 1 एटम से। तो इधर तो जो स्टैंडर्ड का वेट लिया है वो कार्बन 12 का 1 एटम ही है, लेकिन अब एटम की बजाय इधर क्या रख दिया? मोलेक्यूल्स। तो मोलेकुलर मास इट इज द रिलेटिव मास ऑफ ए मोलेक्यूल विद रिस्पेक्ट टू 1 एटम ऑफ ए C12। दूसरी डेफिनेशन, इट इज द रिलेटिव मास of a molecule with respect to 1 atom of C12 whose mass is taken as
12 यूनिट। अब यहाँ पे जो है ग्राम मोलेकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन वो आ गया बेटा 2 AMU। अब 2 एटम जुड़ गए हैं तो 2 AMU आ गया। मोलेकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन तो कितना आ गया 32 AMU। अब हमारे पास टर्म आ गई बेटा ग्राम मोलेकुलर मास। When molecular mass is expressed in gram, it is called a gram molecular mass। सिंपली लिख देते हैं when molecular mass is expressed in grams, then it is called gram molecular mass। फॉर एग्जाम्पल्स हमने कहा बेटा ग्राम मोलेकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना था बेटा 32 AMU और ये किसके बराबर आ गया 32 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि जो 32 ग्राम है वो किसके बराबर होगा 1 मोल ऑफ ए ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स। ये जो 32 ग्राम है ये कितने मोलिक्यूल्स का मास है 32 ग्राम है कितने मोलिक्यूल्स है 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल का मास 32 ग्राम नहीं है। यदि आपने ग्राम लिख दिया तो इसका मतलब है ये जो मास है 1 मोल मोलिक्यूल के बराबर है, यानी कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। इतने मोलिक्यूल्स का मास है इतने ग्राम है, ये याद रखना है। अब मोलिकुलर मास को निकालते कैसे बेटा इट इज कैलकुलेटेड जस्ट बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को हम क्या कर देते हैं कैलकुलेट कर देते हैं। तो मोलिकुलर मास is calculated just by adding atomic weight of atoms present in a molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मास को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा एटॉमिक मास। जैसे हमने कहा भाई H2O तो इसका मोलिकुलर जो मास है ऑफ H2O हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 1 है कितनी ये 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 है कितना 1, तो 2 + 16 ये आ गया 18। मान लीजिए बेटा आपसे कोई ये कहता है कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 तो इसका मतलब क्या है हाइड्रोजन कितनी होगी 2, सल्फर का कितना है 32, ऑक्सीजन 16 और है कितनी 4 तो 2 + 32 + 64 और ये क्या आ गया 98 U। अब U हटा के ग्राम लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा। अब मान लीजिए आपसे कोई कहे कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा ना वाशिंग सोडा, तो इसका मोलिकुलर मास निकालना है। तो मोलिकुलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा 2 सोडियम का कितना होता है 23 प्लस कार्बन कितनी है 1 और कार्बन का होता कितना है 12 प्लस
ऑक्सीजन कितनी है 3 और ऑक्सीजन का होता कितना है 16 प्लस 10। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं 10 और वाटर का कितना होता है 18। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180, तो ये आ गया हमारे पास 60 और 106 और ये आ गया 286 EU। और इसको ग्राम मोलिकुलर मास में लिख देंगे तो 286 ग्राम हो जाएगा। तो हमने इस प्रकार से निकालना है। तो कहने का मतलब क्या बेटा, किसी भी कंपाउंड्स के मोलिकुलर मास निकालना है तो उसके एटम्स के मास को जोड़ दीजिए, वो क्या बन जाएगा उसका मोलिकुलर मास। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे चलते चलते अब हम मान लीजिए बेटा कोई आपसे ये कह दे कि शुगर का मोलिकुलर मास कितना है, तो शुगर का मोलिकुलर मास निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले शुगर का फार्मूला याद होना चाहिए। तो शुगर का फार्मूला क्या होता है, ये हमारे पास मोलिकुलर मास ऑफ शुगर, शुगर का फार्मूला होता है बेटा C12H22O11। ठीक है, तो इसका मोलिकुलर मास निकालना है तो कार्बन 12 है भी 12, हाइड्रोजन कितनी है 22 और 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 और है कितनी 11, 144 प्लस 22 176 और ये 342 U। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं 342 G। तो ये क्या आ जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ शुगर। तो किसी भी कंपाउंड्स के एक मॉलिक्यूल का मास हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसके एटॉमिक वेट को जोड़ दीजिए, आपका क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास से आ जाएगा। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है बेटा बार बार। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे बेटा मोल कंसेप्ट, जो इस यूनिट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो उससे पहले आपको क्या आना चाहिए, मोलिकुलर मास निकालना आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। चैनल आपका अपना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम है इस नंबर पे फ़ोन कीजिए 9813547787। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।